So, Assalamu alaikum. This is lecture number one on pronoun, and it's a really important topic. You often see MCQs coming from this one, right? तो इस लेक्चर से इंशाल्लाह आई होप कि एटलीस्ट आपका एक नंबर बच जाएगा। आपका एक नंबर इस लेक्चर के अंदर बैठा हुआ है, तो इस लेक्चर को प्लीज़ फुल देखें, ठीक है। मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कहीं पर पे करके कहीं पर फ्री में सीखा है, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सारा का सारा जो मैंने सीखा है उसका निचोड़ निकाल कर आपको भी सिखा दूँ, आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो लाइफ इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है। तो वैसे भी फजूल में भूल जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड किए जाएं, ताकि मेरी ये नॉलेज आपके काम आ सके जो कि मैंने सीखी है, ठीक है जी। तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम कैसे सीखेंगे? हम इस तरीके से कुछ सीखेंगे कि पहले हम प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि आपको टेबल्स में दिख रही हैं, ठीक है। हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम हर टाइप में उसके जितने भी रूल्स होते हैं, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, तो उनको भी फिर सीखेंगे, और उन्हीं में से फिर एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और टच करेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रोनाउन की टाइप्स का हम यहाँ पर आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, होता क्या है ना, पहले मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हमारे पास इंग्लिश में क्या मसला होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, और जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं तो फिर उससे हमारे पास मसला ये बनता है कि उसकी वजह से हमारा जो दिल होता है वो इस तरीके से टूट जाता है, शैटर हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर हम सीखते नहीं हैं। भाई साहब, इंग्लिश है, आसान है, मुझे तो आती है। लेकिन क्या होता है, फिर आपको पता है एमसीक्यू में हम गलतियां कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आ रहे होते हैं, उसकी वजह से डीमोटिवेशन होती है, और ये सारे मसले मसाइल चलते हैं। तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ताकि बाद में हमारे लिए कोई डीमोटिवेशन ना रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 3 केसेस हैं प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो बंदा बात वगैरह कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, वर्ब को सर अंजाम दे रहा होता है, वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर हो रहा है पोजेसिव ओनरशिप को शो करने के लिए। आई होप ये आपको पता है, ये आपने स्कूल में ही सीख लिया। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आई होप कि आपको पता है। इसके बाद फिर प्रोनाउन की कुछ और टाइप्स हैं। तो ये टेबल है, ये मैं डिस्कस तो सारा नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक कि आप इसको ख़ुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जितना भी ये टेबल है, इसको आप ख़ुद देख लें। अब इसको देखने का फ़ायदा क्या हो सकता है? इसको देखने का फ़ायदा ये हो सकता है कि कहीं पर वो क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इज़ माई कैट, ठीक है, और दिस को उसने अंडरलाइन कर लिया, जिस तरीके से आप देख सकते हो। दिस को उसने अंडरलाइन कर लिया और उसने पूछ लिया कि भाई साहब बताओ ये कौन से प्रोनाउन की टाइप है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दिस जो है वो हमारे पास क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो बास टीचर्स कहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन एमटीक्याट के अंदर नहीं आते, लेकिन आ रहे होते हैं। मैंने खुद फेस किए हैं, मैंने खुद इनको देखा है और ऑब्जर्व किया है। तो कभी कभार आपसे टाइप वगैरह भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जी। मैंने कहा था कि पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उनमें से हर एक टाइप में अपने अपने टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन के ऊपर। इसमें जितने भी एमसीक्यू पॉइंट होंगे उनको पढ़ेंगे, फिर उनके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह बन जाएगा। तो लेट्स टेक स्टार्ट। सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन कहा जाता है कि इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास जी बी आ रहा हो। बी आ रहा हो तो बी आने के बाद हम सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या होगा कि हाँ, और कोई केस यूज़ नहीं किया जाएगा बी के बाद। ये हमारे पास बी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बी और इस भी हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज़ होता है। अच्छा, अब बी के अलावा भी हमारे पास होता है कुछ, वो ये है, ठीक है। अगर हमारे पास बीइंग आ गया, बीइंग, ठीक है, यार पाउंड से लिख रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन चलें जी, बीइंग आ गया, उसके बाद भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज़ होगा। इसी तरीके से बीन आ गया तो उसके बाद भी सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन होगा, क्योंकि जो बीन होता है, ये हेड बीन जो होता है, ये बी का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद भी सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ पर इसने कुछ माइंड मैप वगैरह से दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर इस लेक्चर के लिए मैंने जो हेल्प ली है वो मैंने किप्स की बुक से लिया है। किप्स की बुक में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोनाउन का टॉपिक डिस्कस किया गया, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसको उठाया है, ठीक है। मेरे पास घर में पड़ी हुई थी तो इसलिए। अच्छा,
तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इसने बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास बी आ जाए, इज़ आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वाज आ जाए, वर आ जाए, तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि दिस थिंग गॉट इनटू योर माइंड। ओके, सो लेट्स मूव। अच्छा, समरी क्या है कि जब भी बी आ जाए और ये सब आ जाए तो उनके बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज़ होगा। तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ पर एग्जांपल ये है हमारे पास, कहता है कि डोंट स्पेयर एनीबॉडी, बी हर और एनीबॉडी एल्स। अच्छा, ये इसने दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स दिए हुए हैं इस सेंटेंस के। तो इसमें से कहता है कि कौन से वाला सेंटेंस जो है वो ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बी आया हुआ है, दिस इज़ योर बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया हुआ है, बी आया हुआ है। और बी के बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन लगाएंगे। और हर, जैसे कि आपको याद होगा कि हर क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन नहीं है। हर तो हमारे पास पॉजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन है यहाँ पर। तो ये हमारे पास गलत है, यहाँ पर हर नहीं लगेगा, शी लगेगा, क्योंकि शी जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन है। और बी के बाद मैंने क्या बताया था कि बी के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास शी ठीक है, हर ठीक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि इट वाज देम या इट वाज दे। तो वाज आ गया, वाज के बाद सब्जेक्टिव केस लगेगा या कुछ और केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं, सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, जिस तरह हमने पीछे सीख लिया पिछले पेज के ऊपर। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ये जो दे है, ये जो देम है, ये गलत है, और जो दे है ये ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 2 जो है वो हमारे पास ठीक है और पहली सेंटेंस गलत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि अक्सर मेरे साथ भी ये मिस्टेक होती थी कि जो पीछे हमने टेबल्स पढ़ लिए, ठीक है, जो पीछे मैंने टेबल्स पढ़ लिए, वो क्या टेबल्स थे, वो टेबल्स हमारे पास प्रोनाउन की टाइप्स को बता रहा था कि पोजेसिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और सब्जेक्टिव क्या है। तो अक्सर मसला क्या होता है कि हम उसको याद नहीं करते। मैं खुद भी इस तरह से किया करता था, जल्दबाजी में उसको याद नहीं करते और सीधा आ जाते हैं रूल्स सीखने के लिए। तो अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो फिर रूल्स आप नहीं सीख पाओगे। तो पहले आप टेबल को याद कर लो। आपको पता होना चाहिए कि ये देम जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है और दे जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अगर आपको ये पता ही नहीं है, अगर आपको इतना रूल पता है कि सब्जेक्टिव केस बी के बाद आएगा और ये नहीं पता कि यहाँ पर ये जो दे है ये असल में सब्जेक्टिव केस है, तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो सही से रूल को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ नॉट अस। तो इज़ आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी हमारे पास इज़ आ जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। जबकि अस हमारे पास सब्जेक्टिव केस नहीं है, वी हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर वी ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि हैप्पी इज़ हिम। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस लगना चाहिए और हिम जो है वो सब्जेक्टिव केस नहीं है, ही सब्जेक्टिव केस है, तो ही लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी एग्जाम्पल्स बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इसको आप स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर ख़ुद देख लें, ठीक है। और अगर कोई मसला इसके अंदर हुआ तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि हम इसको साथ में फिर सॉल्व भी कर पाएँ। लेकिन आई थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। सब्जेक्टिव केस में जितने भी MCQ पॉइंट थे, जितने भी हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स थे, वो सारी हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ भी MCQ आएगा तो आप इंशाल्लाह उसको ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर हमारे पास जितने भी रूल्स एंड टिक्स एंड ट्रिप्स हैं, सॉरी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, सही है, तो उसको सीखते हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन होता है वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, सबसे पहले हाँ, दो कैटेगरीज हैं, दो सिनेरियोज हैं। अगर एक्शन वर्ब आता है, ठीक है, अगर एक्शन वर्ब आता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज़ होगा, और अगर प्रेपोजिशन आती है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज़ होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो एक्शन वर्ब होता है वो कौन सा वर्ब होता है। तो एक्शन वर्ब वो होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, जिसकी सेकंड फॉर्म और जिसकी थर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है इस प्लैनेट के ऊपर, ठीक है। हर वो वर्ब जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन वर्ब। अच्छा,
अच्छा, ठीक है। तो एक्शन वर्ब जब भी आएगा उसके बाद हमारे पास हाँ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। कुछ यहाँ पर इसने आपको रिमाइंड किया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अगर आपने याद नहीं किया तो अभी से यहाँ से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद करना ज़रूरी है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कहता है if anybody has any doubt about the objective cases of the pronoun refer he to I, refer he to I होगा या refer he to me होगा। तो refer he to I नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये to है, what is to हमारे पास क्या है, yes टू प्रपोजिशन ही तो है ना। और प्रपोजिशन के बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमारे पास आएगा प्रपोजिशन तो उसके बाद आएगा जी सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। तो यहाँ पर टू के बाद हमारे पास सॉरी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, तो टू के बाद हमारे पास आना चाहिए यस, टू के बाद हमारे पास आना चाहिए यस हाँ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, जो कि यहाँ पर हमारे पास मी है, आई नहीं है। तो इट मीन्स कि जो सेंटेंस नंबर टू है वो ठीक है और पहली गलत है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि जी हमारे पास ये जो क्या है कि आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू एंड आई टू मीट सून। अच्छा फॉर यू एंड आई या फॉर यू एंड मी, हाँ जी फॉर यू एंड मी या हाँ ठीक है फॉर यू एंड मी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि फॉर जो है वो हमारे पास एक प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन लगेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन लगेगा, सही है। तो मी जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव केस है और आई जो है वो तो सब्जेक्टिव है, तो आई यहाँ पर ठीक नहीं है और जो सेंटेंस नंबर टू है वो ठीक है, सही है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं। अच्छा अब कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ जी, आई could hear he behind me, hear he behind me या hear him behind me। तो अगर हम देख लें तो हेयर जो है ये एक एक्शन वर्ब है, हेयर की तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हेयर के बाद हमारे पास हाँ जी ऑब्जेक्टिव केस लगेगा क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब है, सही ये एक एक्शन वर्ब है। तो हिम जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस है, ही ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो ये पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये दूसरी स्टेटमेंट है वो राइट है। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं। क्या था कि आस्क क्या है, ये एक एक्शन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन लगेगा और यहाँ पर हमारे पास हिम आएगा, ही नहीं आएगा। तो पहली फॉर्म इसकी रॉन्ग है, दूसरी फॉर्म ठीक है। अच्छा when he was about to be drowned, they pulled he या they pulled him, तो they pulled him, yes बताएं क्यों, इसलिए क्योंकि जो pulled है वो एक्शन वर्ब है, उसकी तीनों फॉर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है उसकी तीनों फॉर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए पुल्ड हिम होगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा एक्शन वर्ब के बाद, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली स्टेटमेंट है दिस वन इज़ राइट एंड पहली वाली जो स्टेटमेंट है तो पहली वाली स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अच्छा यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू मी। अच्छा अब यहाँ पर अगेन प्रपोजिशन है, टू जो है वो एक प्रपोजिशन होता है और टू के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, जबकि आई हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, वो तो सब्जेक्टिव केस है। मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो टू के बाद मी ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर ठीक हो गया, सही। अच्छा अब बाकी की आई थिंक एग्जांपल्स आप लोग खुद देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर से अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर आगे। अब हमने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। पोजेसिव सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। उनसे जितने भी एमसीक्यूज वगैरह बन सकते थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं पोजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन की तरफ, ठीक। So now let's talk about MCQ points regarding possessive pronoun. पोजेसिव प्रोनाउंस की तरफ आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस, अच्छा तो ये ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। माइन है, आर्स है, योर्स है, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते, अच्छा योर्स इट्स देयर्स हर्स माइन। अब यहाँ पर है यह असल में कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के दरमियान कंपटीशन चल रही है। इनके दरमियान हम डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला अप्लाई होना है, ठीक है। मुख्तलिफ हमारे पास एमसीक्यूज़ के अंदर
इन्हीं के दरम्यान एमसीक्यूज चल रहे होते हैं, पोजेसिव वाले जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। बस आप अगर ये डिसाइड करना सीख गए कि कहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है, कहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, यानी कि इन दोनों के दरम्यान अगर आप डिफरेंस सीख जाते हो तो फिर आपके लिए पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो आसान हो जाते हैं। अब होता क्या है कि हम आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ, फिर आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। अब अगर आप इन दोनों में जो डिफरेंस मेन नोट करो तो पोजेसिव प्रोनाउन में ज़्यादातर आखिर में एस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, और आगे में आप देख सकते हो, ठीक। और जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके एंड में एस नहीं होता, ठीक है। हाँ, माई के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि माइन का जो पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है वो माइन है, ठीक। अच्छा चलें, आप अभी थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं तो सीख जाएंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस ये आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक। अब ये जो लफ्ज़ है ना इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंटली यूज़ होने का मतलब यहाँ पर इनका ये है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो अकेला होता है। वो तो हमें भी पता है, इंडिपेंडेंट का यही मतलब है, अकेलापन। अब इस अकेलेपन का मतलब ये है कि जब भी पोजेसिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद नाउन के लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसके बाद नाउन आना मुमकिन नहीं है हमारे पास इंग्लिश की दुनिया में, ठीक। जब भी हम पोजेसिव प्रोनाउन को लगाना चाहेंगे तो उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि उसने बताया हुआ है कि आर नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन, वर्बल नाउन या जेरेंड आप कह सकते हो। तो ना यहाँ पर हम नाउन लगा सकते हैं, ना यहाँ पर हम कोई जेरेंड लगा सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के बाद, सही है। तो यहीं से फिर एमसीक्यूज बनते हैं। आपको एक स्टेटमेंट में ब्लैंक दिया जाता है और उसके बाद आपको ऑप्शंस में पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव्स मिक्स करके दिए जाते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। तो अगर उस ब्लैंक के बाद कोई नाउन आया हुआ है तो उस ब्लैंक में पोजेसिव प्रोनाउन लगना नामुमकिन है, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन इस कंडीशंस को एग्री नहीं करता कि उसके बाद कोई नाउन या जेरेंड आ जाए। अगर उसके बाद कोई नाउन या जेरेंड नहीं आया हुआ तो उस ब्लैंक में जो एमसीक्यू में दी गई होगी उसमें फिर आपका पोजेसिव प्रोनाउन लग सकता है, अदरवाइज पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं तो ही आप समझ पाओगे। एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स एंड आई हैव नथिंग टू डू विद, यहाँ पर सॉरी मिसिंग है, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विद जी योर, अच्छा योर। अब आपको जैसे कि पता है कि योर आपने यहाँ से देख लिया होगा, ठीक है, कि योर जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ठीक है, क्या ये नीचे वाली स्टेटमेंट ठीक है? जी हाँ। हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमने ये देखना है कि ये जो योर, ये जो प्रोनाउन का यहाँ पर पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है क्या इसके बाद कोई नाउन है, क्या इसके बाद यहाँ पर कोई नाउन लगा है, कोई यहाँ पर नाउन एग्जिस्ट कर रहा है या कोई जेरेंड एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो स्पेस है, कुछ भी नहीं है, खिला है। तो अगर नहीं कर रहा तो ये क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन के लगने की कंडीशन को मीट नहीं कर रही ये स्टेटमेंट? हाँ जी बिल्कुल कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि ये जो प्रोनाउन का पोर्शन है, ये जो प्रोनाउन का ये वाला पोर्शन है, इसके बाद कोई किसी किस्म का नाउन या जेरेंड नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन ही लगेगा। ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन को मीट कर रहा है, अकेलेपन की कंडीशन को मीट कर रहा है। ये इस कंडीशन को मीट कर रहा है कि इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं। तो अगर कोई नाउन इसके बाद है ही नहीं तो यहाँ पर हम पोजेसिव प्रोनाउन को लगाएंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव कभी भी इंडिपेंडेंट केसेस में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए आप देख लें कि ये जो योर्स है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो ठीक है।
सही है। तो आपने इसमें फ़र्क रखना होता है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसके एंड में एस आ रहा होता है, ठीक है। कभी आप मिक्स मत कर लो, क्योंकि देखने में काफ़ी ये सिमिलर लगते हैं, योर एंड योर्स, बट दे आर नॉट सिमिलर, ठीक। अच्छा, अब आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। कहता है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स, हाँ, दे आर फॉलोड बाय सम नाउन। जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दे आर फॉलोड बाय सम नाउन या जेरेंड, जिसको आप वर्बल नाउन कहते हो। तो इनको अगर नाउन या जेरेंड फॉलो करेगा तभी ये जाकर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आई हैव नथिंग टू डू विद योर्स प्रॉब्लम या आई हैव नथिंग टू डू विद योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम को आप देख लो तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक सी बात है, ये एक नाउन है। और अगर हम यहाँ पर इस योर को देख लें तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये बिल्कुल पॉजेसिव एडजेक्टिव की कंडीशन को ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मीट कर रही है, क्योंकि पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव फिर उसके बाद एक नाउन। तो सही है, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो हमारे पास ठीक है। और अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 में देख लें तो यहाँ पर योर्स लगा हुआ है और यहाँ पर उसके बाद फिर एक नाउन लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये एक नाउन लगा हुआ है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में उसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो नाउन है, प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये रूल्स को स्पॉइल कर रही है। तो ये हमारे पास गलत है और ये हमारे पास ऑटोमेटिक सी बात है, क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं। कहते हैं कि जी another comes were her but her hair was gone, her hair was gone। अच्छा, एक और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़े से रिमाइंड करवा दूँ कि हेयर जो होता है ये एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आप हेयर्स नहीं कह सकते। अच्छा, चलिए जी, बैक टू प्रोनाउन। कहते हैं कि जी एंड नाउ द कम्स वर हर, ठीक है। अब यहाँ पर पोजेशन शो हो रही है, तो कम्स वर हर उसकी कम्स थी, तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा या पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा, इसके अंदर कंपटीशन है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या यहाँ पर इस हर्स के बाद कोई नाउन है? यहाँ पर इस हर्स के बाद क्या कोई नाउन एग्जिस्ट कर रहा है? जी, इस हर्स के बाद या इस हर के बाद कोई नाउन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये जो प्रोनाउन वाला पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल हो रहा है। जब ये इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल हो रहा है, आई मीन इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में कैसे फॉल कर रहा है, आई मीन कि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ना ही कोई जेरेंड है। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये अकेला है, ठीक है। तो अगर ये अकेला है तो अकेले वाली शर्त तो हमने पोजेसिव प्रोनाउन के लिए रखी थी कि वहीं अकेले में यूज़ होगा। तो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास ठीक है, करेक्ट है, यहीं पर हम उसको यूज़ करेंगे। और पोजेसिव एडजेक्टिव को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अकेले में एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है इसमें चूँकि पोजेसिव एक प्रोनाउन लगा हुआ है तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, I happen to know that the gown of yours is a subject of amusement throughout the school। हाँ, तो I happen to know, अच्छा नेक्स्ट इसकी यह है कि I happen to know that gown of yours। अच्छा, अब यहाँ पर कंपटीशन चल रही है कि gown of yours, that the gown of your या gown of yours, gown of yours, यहाँ पर कौन से वाला है, ठीक है। तो अगर हम देख लें यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं और इसको आगे से सील कर लेते हैं और फिर ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या इसके बाद कोई नाउन है। ये जो योर है और ये जो योर्स है, इसके बाद अगर कोई नाउन है, अगर इसके बाद कोई नाउन है तो फिर तो हमारे पास योर ठीक है, क्योंकि योर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है तो फिर वो ठीक इस्तेमाल हुआ होता है। अगर उसके बाद कोई पोजेसिव उसके बाद अगर कोई नाउन नहीं आता तो फिर वहाँ पर वो गलत होता है। अच्छा, यहाँ पर एक पोजेसिव प्रोनाउन है हमारे पास जो कि योर्स है। अगर हमारे पास इसके बाद कोई नाउन है, ठीक है, तो फिर इसका यहाँ पर यूज़ करना नामुमकिन है, फिर वो रॉन्ग है, क्योंकि इसके रूल को ये फिर स्पॉइल कर रहा है। तो आप ऑब्ज़र्व कर लें, ऑब्ज़र्व करके हम देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी,
यहाँ पर कोई नाउन नहीं है इसके बाद, ठीक है। अगर कोई नाउन नहीं है तो इसका मतलब जो पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ हुआ है वो ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, सॉरी, हाँ, कोई नाउन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। विद सॉरीज, विद बंडल ऑफ सॉरीज, मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पर कोई नाउन इसके सामने नहीं है तो फिर पोजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ होना ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये ठीक है, क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन के रूल को सही तरीके से फॉलो कर रही है। और स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ तो हुआ है लेकिन ये इसके रूल्स को मीट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है और ये वाली ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं मज़ीद इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। कहता है कि जी, ये तो हो गया, आई हैपन टू नो। अच्छा, द ब्रेसलेट्स एंड द ब्रेसलेट्स, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। द ब्रेसलेट्स एंड गोल्ड नोज रिंग आर हर होगा या आर हर्स होगा? फिर से आप देख लें कि यहाँ पर हर्स और हर के बाद अगर कोई नाउन नहीं है तो हर्स ठीक होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये हमारे पास अगेन ठीक है, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन की कंडीशन यहाँ पर ठीक से फॉलो हुई है, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव स्टेटमेंट नंबर 1 में लगा तो है लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हुई, ठीक है। हाँ जी, ओके जी, नेक्स्ट भी चल लेते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं यहाँ पर जी, ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं तो आप इसको स्टॉप करके पॉज करके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, इनमें कोई मुश्किल पॉइंट है नहीं। तो आई थिंक कि हमें अभी आगे ही चलना चाहिए और यहाँ पर एक पास पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कहता है कि जी, ऑल्दो ही इज़ नॉट, राइट अ मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ठीक है। हाँ जी, ऑल्दो ही इज़ नॉट a close relative of me, yet I was greeted with a show of deep cordiality. Okay. अब ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, यूएचएस से आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपटीशन चल रही है वो यहाँ पर चल रही है, रिलेटिव ऑफ मी होगा या रिलेटिव ऑफ माइन होगा। तो आप देख लें यहाँ पर ये जो मी है ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो क्या ये यहाँ पर ठीक यूज़ हुआ है या गलत है यहाँ पर? हाँ, अगर तो इसके बाद नाउन है तो फिर इसका यहाँ पर होना करेक्ट है, अगर तो इसके बाद नाउन नहीं है तो फिर यहाँ पर इसका इस्तेमाल होना रॉन्ग है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर आगे नाउन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट केसेस में पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पर मी का इस्तेमाल करना गलत है, यहाँ पर माइन होना चाहिए था, जैसे कि हमारे पास की में हम देख सकते हैं। किधर गया यार ये? हाँ, यहाँ पर माइन देख लिया, मैंने आपको पहले बताया था ओके सही है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे। So enough for today, inshallah. We would be continuing this pronoun thing in next lecture, inshallah.